प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत मगध राज्य के उदय में विभिन्न राजवंशों के योगदान में हर्यक वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर्यक वंश मगध का पहला शक्तिशाली राजवंश था। इसी राजवंश में बिंबिसार एक महान शासक हुआ, जिसने मगध की साम्राज्यवाद की भावना को बढ़ाया और धीरे धीरे मगध के आसपास वैशाली, कौशल, काशी, वत्स इत्यादि राज्यों को जीतकर एक विशाल मगध का निर्माण करने में वह सफल रहे। बिंबिसार का अनुसरण उसके सुयोग्य पुत्र अजातशत्रु ने किया और भली भांति मगध की शक्ति को और भी अधिक चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब पिता पुत्र लगातार इतने योग्य हों। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष मगध पर राज्य किया। बिंबिसार की लंबे शासनकाल से उसका पुत्र अजातशत्रु अत्यंत व्यग्र हो गया था और अपने पिता को उनके अंतिम काल में बंदी बना लिया और स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु की माता कौन थी, इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ विद्वान अजातशत्रु को लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना का पुत्र मानते हैं, जबकि विदेह के शासक होने के कारण लिच्छवियों को विदेह भी कहा जाता है। अजातशत्रु के लिए वैदेही पुत्र का उपयोग किया गया है। इसीलिए संभवतः विद्वानों का मानना है कि चेलन्ना विदेह राज की पुत्री थी और इसीलिए संभवतः अजातशत्रु चेलन्ना का पुत्र हो सकता है। जैन साहित्य भी ऐसे ही तथ्य की पुष्टि करता है, परंतु संयुक्त निकाय ग्रंथ में उसे प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी का पुत्र बताया गया है। अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने पिता की तरह मगध का साम्राज्य और बढ़ाया। साम्राज्यवाद की पूर्ति हेतु उसने अपने शासनकाल में 3 राज्यों के साथ लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा, जिनमें कौशल, वज्जीसंघ और अवंती राज्य प्रमुख थे। सर्वप्रथम अजातशत्रु ने कौशल से युद्ध लड़ा। इस युद्ध का विस्तृत विवरण बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। अनेक बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार की दुखद मृत्यु के लिए बिंबिसार की मृत्यु के बाद उनकी रानी कौशल देवी के भी दुख अतिरेक से मर जाने का उल्लेख करते हैं, जिस पर कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन के दहेज में दिया हुआ काशी का क्षेत्र वापस ले लिया, क्योंकि अजातशत्रु उनके अनुसार पितृहंता था और जिसकी वजह से अपने ससुराल से प्राप्त जायदाद का स्वामी बनने का अधिकार अजातशत्रु ने खो दिया।
परंतु संघर्ष का मूल कारण मगध की बढ़ती हुई शक्ति ही था। मगध कौशल का पड़ोसी था, अतः कौशल मगध की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत था और वह कैसे सहन कर सकता था कि उसके नज़दीक इतना शक्तिशाली राज्य हो जो कालांतर में उसे खुद हड़प कर सकता है। काशी के प्रश्न पर दोनों राज्यों में संघर्ष शुरू हुआ। दोनों पक्ष एक समान थे, कभी प्रसेनजीत जीते, कभी अजातशत्रु। अंत में दोनों पक्षों में सुलह हुई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का क्षेत्र अपनी पुत्री को दान में दे दिया। इस प्रकार काशी पर मगध का स्थायी अधिकार स्थापित हो गया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लिच्छवियों के साथ हुआ। बौद्ध ग्रंथों महावग और महापरिनिर्वाण सूत्र और जैन निर्यावली सूत्र में इस युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। अजातशत्रु और लिच्छवियों के इस युद्ध के कारण भिन्न भिन्न रूप से विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार की लिच्छवी रानी चेरन्ना से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे और बिंबिसार ने अपने दोनों पुत्रों को अपना प्रसिद्ध हाथी सेचक और एक बहुमूल्य 18 लड़ियों वाला हार उपहार में दे रखा था। अजातशत्रु ने हाथी और उन बहुमूल्य हार को वापस अपने भाइयों से मांगा, परंतु उन्होंने उपहार लौटाने से इनकार कर दिया और वे अपनी रक्षा हेतु अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। अजातशत्रु ने क्रोधित होकर वैशाली पर आक्रमण कर दिया, परंतु बौद्ध ग्रंथों से युद्ध का दूसरा कारण प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार मगध और वज्जी संघ के मध्य गंगा नदी बहती थी। वहाँ पर बहुमूल्य रत्नों का भंडार पाया गया, जिस पर दोनों का ही समान अधिकार था, परंतु वज्जी संघ ने मगध को लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करने दिया, जिस कारण अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। युद्ध का कारण जो भी हो, परंतु अजातशत्रु ने अपनी सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीति का सहारा लिया और अपने मंत्री वशस्कार के प्रयत्नों से लिच्छवियों में फूट डाली और वे असंगठित रूप से अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप लिच्छवियों के राज्य पर अजातशत्रु का नियंत्रण स्थापित हो गया और अंत में उसे मगध में मिला लिया गया। इस प्रकार प्राचीन भारत के एक प्रमुख गणराज्य का अंत हुआ और मगध की नींव और अधिक पक्की हुई। अजातशत्रु के जीवन काल में मगध और अवंती के मध्य सम्मुख युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु दोनों राज्यों में युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। अवंती राज प्रद्योत के आक्रमण से मगध राज्य को बचाने के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह के साथ साथ पश्चिमी सीमा का दुर्गीकरण करवाया। विद्वानों की मानता है कि अजातशत्रु ने जिस ढंग से अपने पिता को सिंहासन से हटाकर गद्दी हथियाई थी, उससे अवंती राजप्रदूत को बहुत भारी धक्का पहुंचा था और उसने अजातशत्रु को दंड देने के लिए मगध पर आक्रमण किया। कुछ विद्वानों का मानना है भारत में एक छत्र राजा की उपाधि के लिए दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी था, परंतु इस संघर्ष से पूर्व ही अजातशत्रु की मृत्यु हो गई और अजातशत्रु के उत्तराधिकारी को अवंती से निपटना पड़ा। अजातशत्रु ने लगभग 25 वर्ष शासन किया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु को उसके पुत्र उदायन ने मार डाला था। उदय पर पितृघात का आरोप लगाया जाता है, परंतु अनेक विद्वान इसका खंडन भी करते हैं।
उनका कहना है कि गार्गी संहिता में उदाई के लिए धर्मात्मा शब्द का उपयोग किया गया है और ऐसा व्यक्ति पितृघाती नहीं हो सकता है। जैन ग्रंथों में जानकारी प्राप्त होती है कि प्रारंभ में अजातशत्रु का झुकाव जैन धर्म की तरफ रहा, परंतु बाद में अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। राजा बनने के बाद अजातशत्रु अपनी रानी के साथ भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए वैशाली अवश्य गए, परंतु धीरे धीरे अजातशत्रु को अपने कर्तव्यों पर पश्चाताप होने लगा और अंत में उसने महात्मा बुद्ध से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। उसी समय से उसने बुद्ध धम्म और संघ के उत्थान का प्रयत्न किया। अजातशत्रु द्वारा बुद्ध के दर्शन की घटना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बरहुत स्तूप में शिल्पांकित की गई है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु बुद्ध धातु के एक अंश को प्राप्त करने के लिए कुशीनगर पहुंचा और वापस आकर बुद्ध की शरीर धातु पर उसने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया। अजातशत्रु का शासनकाल प्रथम बौद्ध संगीति के लिए भी प्रसिद्ध है और यह बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु ने सभी बौद्ध भिक्षुओं के भोजन और निवास की उत्तम व्यवस्था की थी। इन सब से स्पष्ट होता है कि बाद में अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक नामक व्यक्ति था, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयी या उदाई भद्र उसका उत्तराधिकारी बना। उदय के शासनकाल की प्रमुख घटना है पाटलिपुत्र की स्थापना। इस समय तक मगध का साम्राज्य काफी बढ़ चुका था और विस्तृत साम्राज्य को सामाजिक, व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक नई राजधानी की आवश्यकता थी। उदय ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया, जो आगे चलकर मगध की राजधानी बना। यही उसका एक महान कार्य था। उदय की मृत्यु छल कपट से हुई। एक कपटी व्यक्ति ने जैन साधु का वेश बनाकर सोते हुए उदय को मौत के घाट उतार दिया। उदय ने लगभग 33 वर्ष शासन किया। उदय के बाद हर्यक वंश में और कोई योग्य शासक नहीं हुआ। उदय के बाद कौन व्यक्ति मगध के सिंहासन पर बैठा, इसमें भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पुराणों के अनुसार अनुरुद्ध, मुंड और नागदासक 3 राजा क्रम से बने। ये तीनों ही अयोग्य थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक हुआ। वह भी पितृघाती था। प्रजा उससे दुखी थी, अतः जनता के प्रतिनिधियों और राज्य के अधिकारियों ने काशी के वायसराय शिशुनाग को राजपद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। नागदासक को सिंहासन से हटा दिया गया और बिना किसी रक्तपात के मगध में राज सिंहासन या राजवंश बदल गया और हर्यक वंश का इसके साथ ही पतन हो गया। हर्यक वंश के स्थान पर मगध में शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग मगध का राजा बना। उसके नाम पर ही मगध में नए राजवंश का नाम भी शिशुनाग वंश पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी सरदार और वैशाली की एक वेश्या का पुत्र था। राजा बनने के बाद उसने गिरि वज्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया। पुरानी राजधानी राजगृह का गौरव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मगध और अवंती में सर्वोच्च सत्ता का निरंतर संघर्ष चला। अवंती ने भी वत्स को जीतकर अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली थी। इधर मगध भी शक्ति संपन्न होता जा रहा था, अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य हो गया था। चंड प्रधोत के बाद अवंती में भी कोई योग्य व्यक्ति नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। इस अवसर पर शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया
और अवंती का अंतिम शासक नंदीवर्धन को परास्त किया। अवंती का राज्य मगध में मिला लिया गया। इस प्रकार अब मगध में काशी, अंग, वैशाली, अवंती और वत्स इत्यादि महाजनपद विलीन हो गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार श्री शुनाग ने 411 ईस्वी पूर्व से 393 ईसा पूर्व अर्थात 18 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का सम्राट बना। इतिहास में वह काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसके शासन काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन था, जो लगभग महात्मा बुद्ध के निर्माण के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई थी। हर्षचरित से भी जानकारी होती है। कालाशोक राजमहल के षड्यंत्र का शिकार होकर मारा गया। उसकी हत्या नगर के समीप उसके गले में छुरा मारकर की गई, परंतु हत्यारा कौन था इस बारे में कर्टियस संकेत देता है। उसने लिखा है कि अग्रमीज का पिता एक नाई था, जो अपने रूप के कारण राजा और रानी का प्रेमी हो गया था और उसी ने रानी की सहायता तथा अभिसंधि से राजा की हत्या कर डाली। उसके बाद वह मृत राजा के पुत्रों का कुछ समय तक अभिभावक बना और शासन करता रहा। अंत में उन्हें भी मारकर वह स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। विद्वानों की मान्यता है कि हर्षचरित का काकवर्ण ही कर्टियस का वह राजा था जो धोखे से मारा गया। अब सवाल उठता है कि वह अग्रसन कौन था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापद्म नंद था और बौद्ध ग्रंथों में इसी महापद्म को उग्रसेन कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है महापद्म उग्रसेन ने ही नंद वंश की स्थापना की थी। उसी का लड़का उग्रसेन्य, जो यूनानी जिसको अग्रमीज कहते हैं, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। इस प्रकार शिशुनाग वंश का पतन हुआ और मगध के सिंहासन पर एक नए राजवंश नंद वंश का उदय हुआ। नंद वंश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बारे में हम अगले ऑडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।